बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। सामीन, आजकल हम स्मॉग की लपेट में हैं कि महीने डेढ़ महीने के बाद कोहरा या फरास्त पड़ने वाली है। इस कोहरे और फरास्त का जो इफ़ेक्ट होगा बागात के ऊपर और सब्ज़ियात के ऊपर, आज का प्रोग्राम उसके बारे में है कि हम फरास्त इंजरी और कोहरे के नुकसान से कैसे बच सकते। तो उसके लिए आज माहिर अस्मार और सब्ज़ियात डॉक्टर बशारत सलीम साहब यहाँ मौजूद हैं। लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि आजकल एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी आप बीती की एक किताब बाज़ार में मिल रही है और कल मैं पढ़ रहा था और उसमें लीडरशिप के बारे में कुछ बातें बताई गई थी। और उसमें एक बात बताई गई थी कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रहे हैं, वो अमेरिका गए हुए थे और ये साहब एस PRO उनके साथ थे। उनका कहना यह था कि हम एम्बेसी से निकले और रास्ते में मैकडॉनल्ड के सामने उन्होंने गाड़ी खड़ी करवा दी और 2 बर्गर का ऑर्डर दिया। अब PRO साहब का कहना था कि मैं ये समझा कि ये एक बर्गर मेरे लिए है और दूसरा बर्गर इनके अपने लिए है। और मुझे ख्याल ये आया कि ये जो ड्राइवर बैठा हुआ है, अच्छा होता कि अगर हम 3 बर्गर मंगवा लेते और उसको भी मिल जाता तो वो पाकिस्तानियों के बारे में उसकी राय अच्छी होती। लेकिन हुआ अजीब कि इससे पहले कि मैं कुछ कहता, मैकडॉनल्ड वाले ने 2 बर्गर पकड़ाए और वो जो हमारे लीडर साहब थे, उन्होंने बग़ैर मेरी तरफ देखे हुए पहले एक बर्गर खाया और फिर उसके बाद दूसरा बर्गर भी खाया और खाने के बाद बग़ैर मेरी तरफ देखे हुए उन्होंने कहा चले आगे। और आखिर सफ़र तक मैं और मेरा ड्राइवर भूखे रहे। लेकिन आज मेरे सामने जो डॉक्टर बशारत सलीम साहब हैं, उनके अंदर ये खूबी है कि जब भी किन्नू आते हैं तो ये पेटियाँ भरवा कर पहले अपने दोस्तों के घर भिजवाते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, और जब दोस्तों के घर बेच चुके होते हैं उसके बाद ये अपने घर भिजवाते हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ जनाब डॉक्टर बशारत सलीम साहब को इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर कि जो आज हम बात करने चले हैं। और लोग ये समझते हैं कि आपने 2 महीने पहले और 1.5 महीने पहले ये शोर मचाना शुरू कर दिया, आपको चाहिए था स्मॉग की बात करते। तो मैं याद करवाना चाहता हूँ कि ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब ने फरमाया था, उठ जाग फ़रीदा सुतिया झाड़ू दे मसीत, तू सुता ते तेरा सोना रब जागदा, ज़ालिमा तेरी डाढ़े नाल फरीद। सर, मैं आपको वेलकम करते हुए पूछना चाहूँगा कि ये फरास्त की इंजरी क्या है और कोहरे का असर हमारे बागात पर और हमारी सब्जियों पर क्या गुल खिलाता है? बहुत शुक्रिया जनाब हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान साहब। आज का ये टॉपिक बड़ा नाजुक भी है और इसको बहुत ज़्यादा लोग इतनी तवज्जो भी नहीं देते और फरास को कहते हैं कि ये एक कुदरती आफत है या कुदरती एक कैलेमिटी है। लेकिन ये इससे किसी हद तक बचा जा सकता है और बहुत सारी यानी हमारे जो फसलात का जो क्रॉप रोटेशन है, जो फसलों का हेर फेर है, सर्दियों में हम फसलें वही लगाते हैं जिन फसलों में ये कैपेसिटी है कि वो फ्रास्ट और सर्दी से बच सकें। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी फसलें ऐसी हैं, अगर आपका फ्रास्ट जो है वो मुसलसल 1 हफ़्ता पड़ता रहे, फ्रास्ट फ्रीजिंग टेम्परेचर होता रहे, तो उससे काफ़ी हद तक जो है वो उसका जो एक्सपोज्ड एरिया है पौधे का, वहाँ पे क्या होता है कि जब फ्रीजिंग टेम्परेचर यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता है, तो उसके जो सेल कंटेंट्स हैं, जो वाटर कंटेंट्स हैं, वहाँ पे फ्रीज़ हो जाते हैं वाटर, और उस फ्रीजिंग की वजह से वहाँ पे इंजरी हो जाती है, वो टिश्यूज़ डेड हो जाते हैं और ज़ाहिरी तौर पे पौधा लगता है कि इसका जो एरियल पार्ट्स हैं, जो सब्ज़ हिस्सा है, वो मर गया। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरह के इक़दामात करें, इस तरह के इंतज़ामात कर रखें पहले ही। इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में जो
प्रेडिक्शन का, जो पेशीन गोई का निज़ाम बड़ा अच्छा है। पता चलता है कि आज रात जो है वो फ्रीजिंग होगी या आज रात फ्रास्ट पड़ेगी, तो ऐसे इंतज़ामात करने चाहिए कि हम फ्रास्ट से ज़्यादा बच सकें। अब आपको पता है कि पौधे के अंदर भी अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा सिस्टम रखा है फ्रास्ट से बचने का। आप देखें, जो पौधा हेल्दी है, सेहतमंद है, उसकी न्यूट्रिशन पूरी है, उसकी ज़मीन अच्छी है, सारा कुछ ठीक है ना, तो पौधा फ्रीजिंग टेम्परेचर जब आते हैं तो नेचुरली अपने जो एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे टिश्यू में पानी की कंसंट्रेशन कम कर देता है। और अगर पानी की कंसंट्रेशन कम हो तो ये कुदरती एंटी फ्रीजिंग फिनोमेना है। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी क्रॉप न्यूट्रिशन के हिसाब से, इरिगेशन के हिसाब से, सॉइल के हिसाब से, वैरायटी के हिसाब से हेल्दी हो। तो बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जहाँ पे ये अल्लाह ताला ने उनको वदीयत की है, ये कैपेसिटी कि वो ख़ुद एंटी फ्रीजिंग की तरफ जा सकें। लेकिन इसके बावजूद आपको पता है कि ये तो डिपेंड करता है कि शिद्दत कितनी है। तो उस शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम पौधों की थोड़ी बहुत हेल्प कर दें तो ये इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी बचत हो सकती है। सर, इसमें एक बात आपने अभी चलते हुए कही है और जो मैं समझा हूँ वो ये समझा हूँ कि ये जो पौधों की जो देखभाल है बागात की, ये कोई 1 महीने का काम नहीं है, 5 दिन का काम नहीं है, ये सारा साल का काम है। और इस मौके के आने से पहले, फ्रास्ट के मौके के आने से पहले भी आपको उसकी न्यूट्रिशन का और उसकी देखभाल का आपको ख्याल रखना चाहिए कि जितना वो ताकतवर होगा उतना ही वो फ्रास्ट का मुकाबला भी कर सकेगा। एम आई राइट? बिल्कुल दुरुस्त कराया है सर आपने। आप देखें, वो बड़ी मशहूर मिसाल है पंजाबी की कि जिद गर दाने वो कमले भी सियाने। ये फैक्ट है बिल्कुल सर कि ये तो साबित शुदा है। हमने पिछले 20-25 साल में ये बात तो रोज़ रोशन की तरह अयां की है कि अगर आपका बाग तंदुरुस्त है, आपने उसमें फर्टिलाइज़र की सारी जो बैलेंस्ड डाइट है जो हम रिकमेंड करते हैं, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, पोटाश है, फिर जो कॉपर है, जिंक है, फिर उसके बाद आपकी मैग्नीशियम है, मैंगनीज़ है, बोरान है, आयरन है। चूँकि हमारे यहाँ मोस्टली सलाइन साइल्स है तो उनमें ये 4-5 जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं इनकी कमी होती है। अगर हम ये सप्लीमेंट करते रहें, फिर उसके बाद टाइम टू टाइम पानी, फिर हम उसकी ज़रूरत के मुताबिक पानी लगाएं और फिर ज़मीनें ऐसी सिलेक्ट करें जहाँ पे पानी का निकास बहुत अच्छा हो, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको सिट्रस हेल्दी जो है उस पर बहुत ज़्यादा फ्रास्ट का असर हो। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में शुमाली इलाका जात के अलावा जो हमारा सेंट्रल है या हमारा साउथ है, तो वहाँ पे इतनी शदीद फ्रास्ट नहीं होती, 1 हफ़्ता 10 दिन। इसमें सिर्फ ये है कि अगर कंटिन्यूटी हो, मतलब वक्फे से पड़ती रहे, आज पड़ी कल नहीं पड़ी, तो फिर भी इतना असर नहीं होता। जब कभी 1 हफ़्ता 10 दिन लगातार फ्रास्ट हो तो फिर हमें बहुत ज़्यादा मोहतात होनी चाहिए। आपको याद होगा 2010 में इतनी शदीद फ्रास्ट पड़ी थी कि गार्डीनिया एक हमारी है, ये हेज प्लांट है, इसकी बाढ़ लगाते हैं, बड़ा हार्डी है, बड़ा सख्त जान है, तो वो भी जल गया था। ये नीम के पौधे, ये फिर इवन ये जो था आपका ये जो सुखचैन है, इवन ये बड़े जो एक्सपोज दरख्त थे वो सारे के सारे ऊपर से जल गए थे फ्रास्ट की वजह से। पिछले साल भी बड़ी शिद्दत थी फ्रास्ट की। अमरूद का जितना भी प्लांट थे ना हाई डेंसिटी में, जिनका साइज़ छोटा था, या मैंगो के जो हाई डेंसिटी में थे, सारे के सारे पौधे जो उनका एक्सपोज्ड एरिया था, जो अपर एरिया था, वो सब के सब जल गए थे और इस फ्रास्ट की वजह से। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, आपको पता है कि पूरा पौधा तो फ्रास्ट में एक्सपोज नहीं होता, उसके जो एरियाज़ डेड हो गए उनको काट दिया गया, बाद में उसके ऊपर ये इसका स्प्रे किया गया मुख्तलिफ फंजीसाइड्स का, स्पेशली बोडो मिक्सचर, तो वो स्प्राउट हो गए और पौधे बच गए। लेकिन ये नुकसान वक्ती तौर पर तो आपको पता है उस वक्त की जो क्रॉप है, या जो आपको पता है कि जब एक दफ़ा अमरूद को काटा जाए तो वो फिर उसके बाद 60 दिन के बाद वो फ्लावरिंग लेता है। अगर पूरी तरह इसकी प्रूनिंग कर दी जाए तो फिर 60 दिन लगते हैं अगली फ्लावरिंग के लिए। तो एक छोटा सा वक्फा जो था प्रोडक्शन का वो कम हो गया। इसी तरह मैंगो में भी यही सूरत हाल पैदा हुई।
तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इसको मद्देनज़र रखते हुए फ़रास की एंटिसिपेशन जो है, पेशीन गोई को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ हम इक़दाम उठाएँ जो हम अभी आपको बताएँगे। जी, ये बहुत अच्छा किया। तो एक तो 2010 की बात बताई आपने कि जब वो इंतहाई शिद्दत का कोहरा पड़ा और उसके नतीजे के अंदर बागात बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। लेकिन आपने फरमाया कि जो लोग जाग रहे थे उन्होंने इसके असर को ख़त्म किया उसकी प्रूनिंग करने के बाद, और साथ में फंजीसाइड जो बड़ी इजीली अवेलेबल है, बोर्डो मिक्सचर, उसका स्प्रे करके उन्होंने फंगस को आगे बढ़ने नहीं दिया। अब सर मुझे आप बताइएगा कि अब ये सर पर है, महीने डेढ़ महीने के बाद ये हमें फेस करना पड़ेगा। हो सकता है कम हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन प्रेडिक्शन के लिहाज से हमें मेंटली तौर पर तैयार रहना चाहिए कि अगर ये किसी सूरत में भी हो, आम किसान जो बागात वाला है वो कौन कौन सी चीज़ें उस वक्त कर सकता है कि उससे बता दिया गया हो कि 10 तारीख से ऑनवर्ड 7 दिनों के लिए ये फ़रास पड़ेगी। अब इन 7 दिनों के अंदर मैं बहैसियत फार्मर मैं क्या कर सकता हूँ? फ़रास की वजह से जो किन्नू है या सिट्रस को ज़हरी तौर पे कोई उतना ज़्यादा नुकसान नज़र नहीं आता। इसमें ख़ास तौर पे जो आपका लेमन है और लाइम है, इनको फ़रास इंजरी ज़्यादा होती है बाकी किन्नू के मुकाबले में। किन्नू और स्वीट ऑरेंज के मुकाबले में। लेकिन किन्नू में हमारा मुशाहिदा ये है कि जिस साल ज़्यादा फ़रास्ट हो या कंटिन्यूस फ़रास्ट हो तो इसके जो जोड़ हैं मुख्तलिफ ब्रांचेस के, वहाँ पे चिलिंग इंजरी होती है। कमिंग सीज़न में बहुत ज़्यादा फोट निकलती है, टहनियाँ बन जाती हैं। वो चूँकि वहाँ पे इंजरी हुई होती है इसके जोड़ पे, तो बड़ी टहनी हो के तो वो सूखना शुरू हो जाती है। वो परेशान हो जाते हैं काश्तकार भी और आम देखने वाला भी कि ये टहनियाँ क्यों सूखना शुरू हो गई हैं। तो ये मैं किन्नू के काश्तकारों को स्पेशली बताना चाहता हूँ कि कंटिन्यूस अगर मुसलसल एक हफ़्ता ये फ़रास्ट हो तो जो एक्सपोज्ड ब्रांचेस हैं या उनके जो जोड़ हैं वहाँ पे इंजरी होती है, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस इंजरी की वजह से ब्रांचेस सूखती हैं तो बहुत ज़्यादा ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये इस इंजरी की वजह से होता है। अब मुझे सर ये बताएं कि प्रेडिक्शन आपके कहने के मुताबिक मैंने ये टेलीफोन जो है यहाँ पर लगाया हुआ है और ऐप्स मौजूद है, और ये मुझे बताते हैं कि 15 तारीख से ऑनवर्ड 22 तारीख तक फ़रास्ट के पड़ने का इम्कान, बल्कि कवी इम्कान है। अब इस दौरान मैं क्या कर सकता हूँ? यस। अब देखें जी, मैंने पहले अर्ज़ किया था शुरू में कि पौधे में 2 तरीके हैं फ़रास्ट से बचने के। एक को कहते हैं अवॉइडेंस, यानी उसको ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि उसके ऊपर फ़रास्ट पड़े ही ना, या फ़रास्ट का असर कम से कम हो। दूसरा तरीक़ेकार है वो है मज़ाहमत, पौधे के अंदर ऐसा निज़ाम हो कि वो मज़ाहमत करे। तो अब तक के हालात के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो अच्छा जो तरीका है वो अवॉइडेंस ही है, यानी आप बचें उससे, फ़रास्ट से। इस तरह के इंतज़ामात करें कि फ़रास्ट कम से कम पड़े या कम से कम असर हो उसका। उसमें 4 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि जिस रात फ़रास्ट पड़नी होती है, क्लियर होती है नाइट, बिल्कुल। कोई बादल वगैरह नहीं होता, कोई धुंध वगैरह नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, हवा की रफ्तार बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, हवा नहीं होती। तीसरा, फ़िज़ा में नमी का तनासुब बहुत कम होता है। इसकी वजह से यानी ये फ़रास्टी नाइट्स में होता है। अब आप देखें कि कुदरत की तरफ से आपको ये इशारा है कि फ़िज़ा में नमी कम है, तो तभी फ़रास्ट पड़ रही है ना। तो आप क्या करें, सबसे पहला आप काम ये करें कि हल्की आबपाशी का इंतज़ाम करें, हल्का पानी लगाएं। अगरचे हमारे यहाँ अभी तक फ्लड सिस्टम है, फ्लड इरिगेशन, पानी हल्का हम लगा तो नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद गुजारिश ये है कि आपके जो मैदान, जो खेत हैं वो लेवल हों, जितना पानी आप चाहें लगा सकें, और हल्का पानी लगाएं। उससे पौधा एक्टिव हो जाता है, उसकी जो अंदर का जो सिस्टम है जो मज़ाहमत का, वो एक्टिव हो जाता है और पौधे पे फ़रास्ट का असर कम से कम होता है। दूसरा काम जो हम अमूमन लोगों को हम ये कह रहे होते हैं कि यार ये पराली की गांठें या कुछ जो ये घास फूस है इसके ढेर मुख्तलिफ जगह बागात में, फसलों की बाकियात, फसलों की बागियात,
सीनी सूखी जिस तरह की भी हो, उसको मुख्तलिफ जगह पे ढेर लगाएं और उसको आग लगाएं और वो दुखती रहे। ये नहीं कि आग मच जाए, बल्कि वो सिर्फ हल्का हल्का धुआं निकले। तो धुआं आपको पता है इसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसमें पानी का वो जो कुदरत ने इसको बहुत बड़ा एक मौजज़ाना किरदार दिया है पानी को, वो ये है सर कि जब ये टेम्परेचर लो होता जाता है पानी का तो पानी सुकड़ता है, लेकिन जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता है तो ये बड़ी बारीक साइंस है, साइंटिस्ट जो केमिस्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो 4 डिग्री पे आके पानी दोबारा फैल जाता है। तो ये जो निज़ाम है अल्लाह ताला ने जो पानी में दिया है, इसकी वजह से हम कहते हैं कि आप इरिगेशन करें, दूसरे नंबर पे या उसके ऊपर पानी का स्प्रे करें इसके फरास के आने से पहले। उस स्प्रे से भी पानी का वो जो मैकेनिज़्म 4 डिग्री वाला है वो बहुत अच्छा काम करता है और आपके पौधा जो है वो फरास से बच जाता है। तीसरी बात जो हम करते हैं वो ये हम कहते हैं कि अगर आपके पास ऐसा इंतज़ाम है, मसलन बड़े फार्मर हैं, मसलन मैं अब नाम तो नहीं लेता, बहुत बड़े बड़े फार्मर हैं, वो अगर वार्म एयर की सर्कुलेशन, इनके मुरब्बों मुरब्बों के मुरब्बे बागात हैं, वार्म एयर की सर्कुलेशन अगर वो करें। फिर एक और बात जो मैं चौथी बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप वाइट वाश जो है चूने और नीले तोते का आमेज़ा इस तरह आप बखेर दें छोटे पौधों पे, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये है कि वो फ्रास्ट से बच जाएगा। अगर कहीं फ्रास्ट बाइट आती है तो वो फंजीसाइड है बेहतरीन, तो एंट्री पॉइंट्स जो हैं फंगस के, बैक्टीरिया के, वो उससे प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ये 2 चीज़ें। अब एक और बात, जो दूसरा पहलू ये है कि अब हमारे यहाँ एक रिवाज आ गया है, अल्लाह का शुक्र है कि हम हाई डेंसिटी की तरफ जा रहे हैं। जब हम हाई डेंसिटी की तरफ जाएंगे तो हमारे पौधों का साइज़ लामाला 5-6 फुट, 7 फुट, 8 फुट होगा, छोटे होंगे पौधे, तो वो ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं। तो उसके लिए ये सिस्टम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे आप चूना नीले तोते का अमेज़ा फेंकें या उसको कवर कर सकें। अच्छा, अमेज़ा फेंके या स्प्रे करें उसका, मतलब अमेज़ा जो अगर मैं ऐसे फेंक रहा हूँ इसका मतलब वो इतना यूनिफॉर्म नहीं होगा, लेकिन अगर मैं स्प्रे करता हूँ तो मुझे पता है कि वो यूनिफॉर्म होगा। अब आप मुझे बताइएगा कि अगर मैं ऐसे ही मुट्ठी भर के उन दरख्तों के ऊपर ऐसे फेंकता हूँ तो क्या ये काम करेगा? ये ज़्यादा बेहतर है। वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ, यानी पूरे पौधे कवर भी नहीं होंगे और वक्फे वक्फे से उस तरह फरास्ट बाइट जो है वो उससे बच जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट चूना, जी जी, कैल्शियम और कॉपर सल्फेट, नीला तोता और पानी। ठीक है। तो ये जो छोटे पौधे हैं उनके लिए तो अगर आपने छोटे पौधे लगाने हैं तो उसके लिए तो प्रोटेक्शन ज़्यादा आसान भी है, उसको कवर करना भी आसान है। अब अवॉइडेंस में ये तो एक नहीं, आपने इतनी प्यारी बात कही है, दिस इज़ $multi-million एक्चुअली एडवाइस, कि मैं बोर्डो मिक्सचर का स्प्रे करता हूँ या मैं फेंकता हूँ। मुझे इसमें 2 फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। एक तो वो रात जो फ्रास्ट आनी है, और दूसरा फ्रास्ट आने के बाद जो फंगस ने पैदा होना है। यस, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जो स्मॉल प्लांट्स हैं उनको प्रोटेक्शन करना ज़्यादा आसान है, साइज़ उनका छोटा है। आप बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं, ये नेट है, उसके बाद एक अनवोवन क्लॉथ है, वो आप डालें, ग्रीन नेट डालें, ब्लैक नेट डाल लें, बेशक कोई भी नेट आप ऊपर लगाएं, तो उससे फ्रास्ट डिस्टर्बेंस होती है और वहीं पे रह जाती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर मैंने ये बताना था हमारे जो बहन भाई या जो घरों में लगाते हैं पौधे, एक तो वो पौधे जो आपके दीवारों के करीब हैं या किसी ओट में हैं, वो तो फ्रास्ट से बच जाएंगे। लेकिन अगर आपका एक्सपोज पौधे हैं तो आप उसके ऊपर तौलिया भी रख सकते हैं, उसके ऊपर आप कंबल भी रख सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी फटा पुराना कपड़ा वो रख सकते हैं। तो ये चीज़ ये इससे अवॉइड करती है और पौधे को फ्रास्ट का असर नहीं होता। तो मुझे ये आपकी बात जो है, जो मैं हासिल करना चाहता था आपसे, वो मैं घरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि ये ओपन फील्ड है। अच्छा, अब आपने फरमाया कि जो दीवार की ओट है वो ऑटोमेटिकली इसको कंट्रोल करती है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जहाँ मेरा बाग है वहाँ मैं कोई विंड ब्रेक ऐसी डायरेक्शन में लगाऊँ कि जो जिस तरफ से तेज़ हवा ने आना होगा
वो उसको रोक सके, ये ऐसा कोई प्रैक्टिकल हो सकता है? बिल्कुल ऐसी बात, मैं ना ये बात करना चाहता था कि कवर प्लांट्स आप लगाएं। चूँकि हम ना इसका नाम तो हम चेंज कर सकते हैं, विंड ब्रेक्स तो हम जो हवादार, जो बहुत ज़्यादा हवाएं आती हैं उससे फ्रूट के ऊपर निशान पड़ते हैं, पौधे टूट जाते हैं, तो उसके लिए हम रेगुलर विंड ब्रेक्स लगाते हैं। तो ये इसके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पौधे का साइज़ छोटा है तो आप जगह जगह पे वहाँ पे ये जंतर नहीं होता ढांचा, ये लगा सकते हैं। इसके छांव तले या इसके कवर के नीचे फिर भी आप उसको फ्रास्ट से बचा सकते हैं। तो ये कवर प्लांट्स जो हैं लगाना, ये दुनिया में इसका रिवाज है। मेरा सवाल आपसे, जो काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा है, और वो सवाल ये है कि इस मौसम के अंदर फ्रूट ड्रॉपिंग ये ज़्यादा हो रही है। सबसे पहले मैं आपको ना, क्यों हो रही है और मैं उसको कैसे रोक सकता हूँ? आपने बड़ी प्यारी बात कही है, वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। मैं अगर काम करना चाहूँ ना तो हज़ार रास्ते हैं मेरे पास, ना करना चाहूँ तो हज़ार बहाने हैं मेरे पास। तो यू आर राइट, एक्चुअली वो ढांचा भी लग सकता है, और अगर वो सूख भी गया है तो डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। मैं उसके ऊपर कोई चीज़ डाल सकता हूँ जिसने अल्टीमेटली रुकावट पैदा करनी है। जी, फ्रूट ड्रॉपिंग। अच्छा, मैं फ्रूट ड्रॉपिंग से पहले ना आपको ज़मींदार का, मैं ज़मींदार को समझता हूँ कि सबसे सियाना है, सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट है। अब जितने ज़मींदारों ने अब ये अगस्त सितंबर में बाग लगाया ना मैंगो के, सब ने उसमें ये खाद के गट्टू नहीं है, पूरा पौधा कवर नहीं करते, उसकी जो कनोपी है उसको कवर करते हैं ताकि नीचे से जो गर्म हवा है ज़मीन से आती है नेचुरल, वो भी मिलती रहे, और ऊपर से फ्रास्ट का सब ये ज़मींदार हर एक करता है, उसको कोई कहे या ना कहे वो लाजमन उसको कवर करता है। तो मैं ज़मींदार को ये मेरी बेनती है उनको, ये उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर जिस तरह आप छोटे पौधों को बचाते हैं, बड़ों के लिए भी कुछ ना कुछ जो है वो करते रहें। आप अब मुल्तान की तरफ जाएं, सफ़र करें, तो आपको जगह जगह पे इतने बड़े बड़े जो है ना वो बोरे जो है ना उसके ऊपर लटके हुए, या पराली की कुछ वो बना के वो वहाँ पे लगा देते हैं। तो ये चीज़ें आपको इस वक्त बहुत नज़र आएंगी। तो मैं समझता हूँ कि ज़मींदार को पता है, लेकिन वो कुछ चीज़ों में आंखें बंद कर देता है और कुछ में वो बड़ा तेज़ होता है। फ्रूट ड्रॉप सर, एक ना मैं आपको सिट्रस के हवाले से भी, मैंगो के हवाले से भी और गुआवा के हवाले से भी बात बताऊँगा, बल्कि सब फ्रूट्स के बारे में। ये आपको पता है कि नेचुरल जो प्रोसेस है फल लगने का, उसमें एक दरख्त पे हज़ारों से लाखों तक फूल लगते हैं उसके साइज़ के मुताबिक। अब आप देखें, एक पौधे पे अगर 70-80 हज़ार फूल लगाए तो 60-70%, 80% तो फूल ही गिर जाएंगे। उसमें फिर उसमें 30-40 हज़ार दाना लगता है, फ्रूट बन जाता है। उस 40 हज़ार में से आप यकीन माने को तकरीबन 35 हज़ार दाना वहीं गिर जाता है। 35 हज़ार को 5 हज़ार बचा, फिर ये ऐसा ऐसा गिरता है। अगर मसलन मार्च अप्रैल में फ्रूट सेटिंग हुई है तो अप्रैल मई जून में जाके बहुत सारी सफाई हो जाती है, बहुत सारा फल गिर जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब पौधा, उस वक्त उसकी सेहत, उसके पत्ते, उसकी हर चीज़ को देख के लगता है कि अब जो है ना ये ठहरा लेगा। फिर सर वक्त आता है दोबारा जब स्प्राउटिंग करता है पौधा, और फिर उसके ऊपर फ्रूट लगा होता है, फ्रूट बढ़ रहा होता है, उसकी कलर डेवलप हो रहा होता है, पौधा पूरी तरह काम कर रहा होता है, फिर उसको खाद की ज़रूरत होती है। तो पिछले चंद सालों से ज़मींदार ने आंखें बंद कर ली हैं, इतनी महंगी हो गई है खाद, यानी 10-12-14 हज़ार तक जो है DAP और ये पोटाश चली गई है। अब यूरिया का भी हालात बहुत डेंजरस हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बुनियादी बात यह है कि पौधा अपनी खुराक और अपनी हैसियत और अपनी सेहत के मुताबिक फल ठहराता है अपने ऊपर। वो देखता है, पौधे की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करूँ, लेकिन वो बजाय इसके कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रहें, लेकिन बजाय इसके वो कहता है पौधा कि बजाय इसके कि मैं ही मर जाऊँ, वो बच्चे गिरा देता है। पहला फिनोमेना तो यही है। अगर आप शुरू से लेके आखिर तक उसकी ज़मीन ठीक है, पानी ठीक है, खादें पूरी डाल रहे हैं, आप न्यूट्रिशन पूरी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी डाल रहे हैं, फिर प्लांट प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, तो आप यकीन माने इतना ड्रॉपिंग नहीं होती। पहली बात तो ये है। अब बाद औक़ात
गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो जाती है। अब ये जो रवां साल है, ये बड़ा अरसा हो गया मुझे किन्नू देखते हुए, फ्रूट देखते हुए, फल, इतना फ्रूट मैंने कभी लगते नहीं देखा, इतना ज़्यादा फ्रूट लगा था। उसकी वजह ये है सर कि आपको पता है कि सब इन फलों को सर्दियों में स्ट्रेस चाहिए होती है फ्लावरिंग के लिए। पिछले साल माशाल्लाह बड़ी अच्छी सर्दी पड़ी, वो पीरियड जब इन्होंने डिसीजन करना होता है फूलों का, उस वक्त सर्दी पड़ी तो फूल बहुत लगे, फल बहुत लगा, लेकिन उस रफ्तार से हमने उनको न्यूट्रिशन नहीं दी। हम ये कहते हैं कि जिस साल बहुत ज़्यादा फल लो, आप 20, 25, 30% खाद ज़्यादा दें, न्यूट्रिशन ज़्यादा दें, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम रूटीन की खाद डालते हैं। उस वजह से पौधा वो मरंज हो जाता है, कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। फिर वो कमज़ोरी पे आपको पता है बीमारियाँ और कीड़े भी ज़्यादा आते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा। अब देखें, अगर आपके पास न्यूट्रिशन पूरी नहीं तो जितनी मर्ज़ी मेडिसिन आप खाते रहें, आपको आराम नहीं आएगा उस तरह। वक्ती तौर पे फंगस मर जाएगी, दोबारा आ जाएगी। तो ये बुनियादी बात है। मैंने पहले शुरू में भी कहा था कि जेदे घर दाने और कमले भी सियाने। अगर आप फ्रूट को हेल्दी रखें, फल को, पौधे को, उसको खुराक ठीक दें तो यकीनन ये कम हो जाएगा। अब आप देखें, एक फिनोमेना तो ये होता है कि जब बारिशें होती हैं, इस साल बारिशें भी ज़रा ज़्यादा हुई, अगरचे कई जगह पे कम हुई हैं, जहाँ कम हुई वहाँ पेरा कम है, ये भी हमारा मुशाहिदा है। बारिशें ज़्यादा हुई। अब हमारे यहाँ बहुत सारी ज़मीनें किन्नू की ऐसी हैं जहाँ पे पानी ठहर जाता है, वो ड्रेनेज नहीं होती, उस वजह से पौधे मरना शुरू हो जाते हैं और पौधे कमज़ोर होते हैं और फ्रूट गिरा देते हैं। तो इसके अलावा सर मैं ये आपको बड़ा बबांग दहल ये बात करूँगा कि जब ये बारिशें होती हैं तो बारिशों के आने से पहले भी आप उस पर बोडो मिक्सचर का स्प्रे करें, और पोस्ट रेन यानी रेन्स के बाद भी बोडो मिक्सचर का या मुनासिब फंजीसाइड का स्प्रे करें। तो यकीनन जो पैथोलॉजिकल ड्रॉप है, जो बीमारियों की वजह से ड्रॉप है, वो बिल्कुल नहीं होता, वो कम से कम हो जाता है। अब ड्रॉप जो है ना, अब आके जब ये रंग बदलने लगता है और साइज़ गेन कर लेता है पूरा फ्रूट, उस वक्त दो किस्म के ड्रॉप होते हैं। एक तो पैथोलॉजी वाला मैंने बताया, निशान लगता है, फंगस डंडी के करीब लगी, वहाँ से डिटैच हुआ और फ्रूट गिर गया, बल्कि फ्रूट गलना शुरू हो जाता है। दूसरा बड़ा खूबसूरत और अच्छा सेहतमंद फल भी गिरना शुरू हो जाता है, वो फिजियोलॉजिकल ड्रॉप है। उस ड्रॉप में ये होता है कि जो हार्मोनल सिस्टम है पौधे का, वो डिस्टर्ब होता है, उसमें कमी बेशी होती है, तो उस वजह से पौधे फल गिरना शुरू हो जाता है। तो उसका भी इलाज वही है कि उसको तगड़ा करें, प्लांट को सेहतमंद करें, प्लांट वाइज एक यानी उसको अक्लमंद बनाएं, और अक्लमंद वो खुराक के ज़रिए ही होगा। और उसके अलावा रिकमेंडेड है कि दुनिया में कि आप जो ऑक्सीजन्स हैं, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, इस क्लास की जो है वो स्प्रे करें 5 ppm 10 ppm, तो उससे भी ये फ्रूट ड्रॉप कुछ ना कुछ कंट्रोल हो जाता है। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, आपने आज बड़ी रहनुमाई फरमाई है, और बागात के बारे में आपने बताया है कि ये जो अल्लाह ताला की जानिब से दिया हुआ मौसमी जो तब्दीली है, इसमें किसी न किसी हद तक जो है इसके पॉजिटिव असरात भी हैं। असल मामला ये है कि क्या आप ख़ुद जाग रहे हैं या नहीं जाग रहे हैं। और जब आप कहते हैं मैं जाग रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपने पौधे की न्यूट्रिशन, उसकी देखभाल अच्छे तरीके से की है। और जब प्रेडिक्शन का वक्त आए कि ये पता चले कि आज के दिन ये कोहरा पड़ना है, तो जो बहुत अच्छे इक़दामात डॉक्टर साहब ने बताए हैं कि अगर आप वो करेंगे तो उसके ऊपर जो आपके पौधे पर नेगेटिव असर जो है वो कम पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर किसान जागा हुआ है तो वो फिर कोहरे का मुकाबला जो है अपने बागात पर अच्छे तरीके से कर सकता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपको हम इसी तरीके से रहनुमाई के लिए बुलाते रहेंगे, और ताकि किसान भाई जो हैं वो आपके इन मशवरों से फ़ायदा उठा सकेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।